In this question, a non-conducting ring of radius r and mass m is given charge on its two quadrants as shown. The linear charge density is plus lambda and minus lambda. It is placed on a rough non-conducting horizontal plane as shown in the figure. A uniform horizontal electric field is switched on. The ring starts rolling without sliding. Immediately after the field is switched on, find torque of electric force on the ring, friction force on the ring. तो इसमें यहाँ पे जो रिंग है, इस रिंग में यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज है इस क्वाड्रेंट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है. तो अगर यहाँ पे इसके छोटे छोटे हिस्सों के ऊपर फोर्स अगर दिखाया जाए, ऑब्वियस है कि जितना पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा. तो देखा जाए तो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा. जितना इस सेक्शन के ऊपर टुवर्ड्स राइट लगेगा उतना इस सेक्शन के ऊपर टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा. तो नेट फोर्स की जहाँ तक बात है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स की जहाँ तक बात है, तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ ज़ीरो. लेकिन उसका टॉर्क आएगा, क्योंकि जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में अपोजिट लगेगा. तो वो एक फोर्स कपल जनरेट करेगा. तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो है फोर्स कपल जनरेट करेंगे और उसका टॉर्क आएगा. यहाँ पे कोई पॉइंट या एक्सिस अगर ना भी लिखा जाए तो जो फोर्स कपल्स होते हैं उनका जो टॉर्क होता है वो किसी भी पॉइंट किसी भी एक्सिस के अबाउट उतना ही आता है. तो यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें कुछ एलिमेंट्स कंसिडर कर लेता हूँ. तो सपोज़ मैंने यहाँ पे थीटा और फिर ये डी थीटा, तो ये एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया. इस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से फोर्स इस इधर की तरफ लगेगा. इस फोर्स को मैं नाम देता हूँ डी एफ. एग्जैक्टली इसी तरीके का एलिमेंट जो है मैं वो यहाँ पर नीचे की तरफ भी इसमें ले रहा हूँ. तो एग्जैक्टली ऐसा ही एलिमेंट यहाँ पर, यहाँ से थीटा और फिर उसके बाद में डी थीटा. तो बिल्कुल वही एलिमेंट है जो ऊपर उधर लिया गया है. तो क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस पर इधर की तरफ लगेगा. तो मैंने दो फोर्सेस इस तरीके से ले लिए. इनसे यहाँ पर एक फोर्स कपल बन रहा है. इस फोर्स कपल का टॉर्क निकाल करके उसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो टोटल टॉर्क कैलकुलेट हो जाएगा. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ करके मैं टोटल टॉर्क इलेक्ट्रिक फोर्सेस का कैलकुलेट कर रहा हूँ. तो पहले डी एफ का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. तो डी एफ का एक्सप्रेशन, तो इस एलिमेंट के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो चार्ज कितना होगा, तो चार्ज हो जाएगा लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. तो इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा. तो लैम्डा लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया चार्ज. चार्ज को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा फोर्स. तो इतना फोर्स लग रहा है यहाँ पे इस एलिमेंट पे और इस एलिमेंट पे. इसके वजह से कितना टॉर्क जनरेट होगा, तो डी टॉर्क. तो जो भी फोर्स है, फोर्स यहाँ पर कोई भी एक फोर्स दे लेते हैं. दोनों फोर्सेस के बीच में जो गैप है, यहाँ पर दोनों की लाइन ऑफ एक्शंस के बीच में जो गैप है, उस गैप से उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टॉर्क निकाला जा सकता है फोर्स कपल के केस में. तो यहाँ पे जो गैप है वो गैप कितना होगा, तो अगर आप ये देखो ये डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा आर साइन थीटा. उसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है ये भी हो जाएगा आर साइन थीटा. टोटल मिला करके ये जो गैप यहाँ पे आएगा, तो दिस गैप विल बी 2r साइन थीटा. तो डी एफ इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2r साइन थीटा. डी एफ का एक्सप्रेशन यहाँ से रख लेते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे. तो डी एफ का एक्सप्रेशन जब रखेंगे तो लैम्डा आर ई, एक आर यहाँ पर पहले से है, तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई, ये सब तो बाहर हो जाएंगे. और अंदर इंटीग्रेशन में यहाँ पे आएगा साइन थीटा डी थीटा. थीटा की लिमिट, तो थीटा यहाँ से स्टार्ट करके मैं जीरो से यहाँ पे जब पहला लिमिट लेंगे तो जीरो हो जाएगा. उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे, क्योंकि जो चार्ज है बस वो इतने ही पार्ट के ऊपर है. तो 0 से π/2. और जैसे जैसे हम इधर के एलिमेंट्स लेते जाएंगे उसके साथ साथ ये भी कंसिडर होते जाएंगे, क्योंकि फोर्स कपल तभी बनेगा जब यहाँ पर दोनों एलिमेंट पिक किए जा रहे हैं. तो जब आप इस पर ट्रैवल करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली इस पर भी ट्रैवल करते जाओगे, क्योंकि आपने पूरे दोनों फोर्सेस का मिला करके टॉर्क लिखा है यहाँ पर ये. तो थीटा की जो लिमिट लगाएंगे वो 0 से π/2 के बीच में लगाएंगे. तो ये हो गया टॉर्क. तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई. साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 to π/2, और इसमें जब लिमिट्स पुट करेंगे तो इट विल बी 1. तो जो टॉर्क का आंसर आएगा वो हो जाएगा 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई. दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. टॉर्क का जो डायरेक्शन यहाँ पर बनेगा, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है इसको, तो इट इज़ रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इस टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक सेकंड मेथड यूज़ कर रहा हूँ, और उस मेथड में हम एक तरीके से इंटीग्रेशन से थोड़ा बचने की कोशिश करेंगे. तो इंटीग्रेशन से कैसे बच पाएंगे वो देखते हैं इस मेथड में. तो इसमें आप ये देख सकते हो कि ये जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा. इस तरीके से हर एक पॉइंट जो नीचे है यहाँ पर, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्सेस लग रहे होंगे. अब
इस पूरे रीजन पे हर एक पॉइंट पे फोर्सेस लग रहे हैं इस डायरेक्शन में। और टोटल फोर्स की अगर मैं बात करूँ, टोटल फोर्स तो मेरे को पता है कि टोटल फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा, क्योंकि हर एक जो भी एलिमेंट्स होंगे सभी एलिमेंट्स के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स राइट लगेगा यहाँ पे। तो सभी फोर्सेस को ऐड किया जा सकता है कि इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है और ये जो पार्ट है इसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो इंडिविजुअली यहाँ पर और यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स ऑन ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन के ऊपर जो नेट फोर्स यहाँ पे लग रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कि लैम्डा को इस लेंथ से आप मल्टीप्लाई करो तो लेंथ कितनी है यहाँ पर πr/2 और मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया टोटल चार्ज, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई किया तो टोटल इस सेक्शन के ऊपर कितना फोर्स लगा, टोटल इस सेक्शन के ऊपर कितना फोर्स लगा, इस पे फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट, इस पे फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। लेकिन अब टॉर्क निकालने में प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे पास में ये है कि उस फोर्स को आप कहाँ पे लगता हो दिखाओ। तो क्योंकि यहाँ पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो जो फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप उसी लेंथ के एलिमेंट छोटे छोटे करके लेते जाओ, हर जगह पे उतना ही फोर्स आपको मिलेगा यहाँ पे। तो क्योंकि फोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, तो जब इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस होते हैं तो उनकी लाइन ऑफ एक्शन, उनका जो नेट फोर्स है, उस नेट फोर्स को आप सेंटर ऑफ मास से पास करा सकते हो। तो अगर आपको इतने ये जो हिस्सा है यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन अगर पता चल जाए तो वहाँ से आप इसको पास करा सकते हो। जिस तरीके से सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है आपका 2r/π पे, यहाँ से 2r/π डिस्टेंस पर होता है, ये 2r/π डिस्टेंस होता है। लेकिन ये सेमी सर्कुलर नहीं है, यहाँ पर ये क्वार्टर सर्कुलर है। तो क्वार्टर सर्किल जो बनेगा इसका भी सेंटर ऑफ मास आप यहाँ पर इसका यूज़ करते हो, इस टेक्निक से बता सकते हो बाय सिमेट्री, कि इसमें एक तो हमने उधर का हिस्सा हटा दिया तो सेंटर ऑफ मास जो है थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ से 2r/π ऊपर है तो इधर से भी 2r/π, बिल्कुल दोनों साइड से एक जैसा ही है मामला यहाँ पर। तो ये 2r/π हो जाएगा और ये भी 2r/π हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप उधर एक रिंग ला करके और रख देते हो वैसे के वैसे, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, तो जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा और सेंटर ऑफ मास इस एक्सेस के ऊपर आ जाएगा और यहाँ से ऊपर 2r/π पर पहुँच जाएगा। तो ये जो क्वार्टर सर्कुलर पार्ट है यहाँ पर, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ से 2r/π ऊपर होगा और इधर से भी 2r/π इधर होगा, तो यहाँ कहीं पर होगा ये। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ 2r/π। तो जो यहाँ पे टोटल फोर्स लग रहा है, इस टोटल फोर्स को आप इधर से ऐसे पास होता हुआ मान सकते हो थ्रू दिस पॉइंट, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, लेकिन ये तभी कर पा रहे हैं जब फोर्सेज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग दिस लेंथ। तो टोटल फोर्स यहाँ पे कितना हो गया, तो दिस टोटल फोर्स इज λ/πr/2 इंटू ई। इसी तरीके से यहाँ से 2r/π नीचे चले जाएंगे और ये जो फोर्स लग रहा है इसको आप यहाँ से पास होते हुए मान सकते हो, तो दिस विल बी λ/πr/2 इंटू ई। तो ये दो फोर्सेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट, फोर्स कपल बन गया यहाँ पे। तो टॉर्क लिखा जा सकता है अब यहाँ पे। तो एक फोर्स आप ले लो और मल्टीप्लाई कर लो इनके बीच में कितना गैप है उससे, तो इनके बीच में जो गैप बनेगा वो 4r/π होगा। तो इट इज़ 4r/π। तो पाई से पाई चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 λr² इंटू ई। तो आप देख सकते हो कि इससे भी हमें वही आंसर मिल रहा है। टॉर्क निकालने के लिए यहाँ पे एक मेथड 3b में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ जो यहाँ पॉसिबल हो पा रहा है। जैसे यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज है इस हिस्से के ऊपर, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी है। तो इस तरीके का जो यहाँ पे सिस्टम होता है कि जितना प्लस चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है और सेपरेटेड है, तो इस तरीके के सिस्टम को डायपोल कहते हैं। और अगर इसका डायपोल मोमेंट निकाल लिया जाए तो डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्रॉस करके टॉर्क निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं डायपोल मोमेंट निकालने की कोशिश करता हूँ इसमें। तो अब एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड डायपोल का केस है, एक डिस्क्रीट डायपोल नहीं है, कंटिन्यूअस चार्जेस हैं और उनसे बहुत सारे छोटे छोटे डायपोल्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो कोई एक डायपोल मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ से थीटा डिस्टेंस गया, जैसे उधर गया वैसे इधर भी गया, क्योंकि डायपोल के लिए हमें 2 चार्जेस चाहिए होंगे। तो 2 चार्जेस लाने के लिए फिर उसके बाद में यहाँ पर ये डी थीटा। तो जैसा इधर एलिमेंट लिया गया वैसा इधर एलिमेंट लिया गया है, जिससे कि यहाँ पर ये प्लस डी क्यू मिल जाएगा और यहाँ पर ये माइनस डी क्यू मिल जाएगा। तो दिस इज़ माइनस डी क्यू, दिस इज़ प्लस डी क्यू, और माइनस से प्लस की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट डी पी। अब ये डायपोल मोमेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कितना होगा। तो डायपोल मोमेंट इज़ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चार्जेस के बीच में कितना गैप है, तो ऑब्वियस है डायमीटर है ये, तो ये गैप हो जाएगा 2r। और डी क्यू यानी कि चार्ज कितना हो जाएगा, हर एक जो चार्ज है वो, तो लैम्डा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर डी थीटा से। तो दिस इज़ द डायपोल मोमेंट। लेकिन क्या इस डायपोल मोमेंट को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, इधर ऐसे था, तो ये डायरेक्शन लगातार यहाँ पे टर्न लेता जा रहा है इसका। तो डायपोल मोमेंट के आप दो कंपोनेंट्स कर लो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके दो कंपोनेंट्स कर लेते हैं। दिस एंगल थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा यहाँ पे, तो एक तरीके से ये एक्स टाइप का कंपोनेंट हो गया। तो अगर मेरे को एक्स निकालना है, एक्स में कितना है, तो डी पी एक्स इसको इंटीग्रेट करना होगा, और ये एक तरीके से आपका डी पी कॉस थीटा हो गया। इस तरीके से अगर मेरे को पी वाई निकालना है तो डी पी वाई इसको इंटीग्रेट करना होगा, और ये डी पी साइन थीटा हो जाएगा फ्रॉम द डायग्राम। तो दिस विल बी डी पी वाई, दिस इज डी पी साइन थीटा। तो एक एक करके मैं दोनों को इंटीग्रेट करके निकाल लेता हूँ। तो पी एक्स, तो डी पी की जो वैल्यू है वो यहाँ से आप देख लो 2 लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा है, तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर विल बी आउटसाइड, और जो डी थीटा है कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा यहाँ पर, थीटा की लिमिट फ्रॉम 0 to π/2, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आसान है, साइन थीटा हो जाएगा, लिमिट रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो पी एक्स जो है 2 लैम्डा आर स्क्वायर आ गया। इस तरीके से अगर आप पी वाई निकालो तो पी वाई भी जो आप लिमिट पुट करोगे 0 से π/2 और ये रखोगे, अगेन ये 2 लैम्डा आर स्क्वायर ही आ जाएगा। तो पी एक्स और पी वाई यहाँ पर इक्वल आ गए। अगर आप नेट पी निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा √px स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, दैट इज़ 2√2 लैम्डा आर स्क्वायर। तो ये नेट पी हो गया। तो पी निकालने के बाद में अब क्योंकि पी एक्स और पी वाई यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं, तो पी एक्स और पी वाई अगर इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब है कि जो नेट पी यहाँ पे आ रहा है वो पी 45 डिग्री पे होगा। तो जो डायपोल मोमेंट है उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक तरीके से ये 45 डिग्री पे हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है। तो P और E, तो P और E के बीच में जो एंगल है वो 45 जैसा ही है एक तरीके से, यहाँ पे 180 माइनस 45 हो जाएगा यहाँ पे प्रिसाइजली एंगल। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन दिख रहा है कि P क्रॉस E करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा यहाँ से। तो P की वैल्यू है 2√2 लैम्डा आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज E साइन थीटा। तो ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है P और E के बीच में, तो दैट इज़ 135। तो साइन 135, साइन 35 135 1/√2 हो जाएगा, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 लैम्डा आर स्क्वायर इंटू ई। तो यहाँ से भी वही टॉर्क का आंसर मिल रहा है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि फ्रिक्शन निकालना है। तो इस रिंग का एक डायग्राम बनाते हैं। रिंग पे ये टॉर्क हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के, वैसे इतना टॉर्क लगेगा और क्लॉकवाइज लगेगा यहाँ पे टॉर्क। तो रिंग में जो अल्फ़ा क्रिएट होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन वो इधर क्रिएट होगा, और ये जो पॉइंट है वो इधर की तरफ पीछे की तरफ स्लिप कर रहा होगा अल्फ़ा की वजह से। तो क्योंकि पीछे की तरफ स्लिप कर रहा होगा तो इसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी बैकवर्ड है, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फॉरवर्ड आएगा, और फ्रिक्शन की वजह से इसको एक्सेलरेशन मिल पाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन या ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्सेज हैं वो तो इक्वल, इधर इधर लग रहा है, इधर पीछे लग रहा है, तो वो इक्वल एंड अपोजिट होकर कैंसिल हो जा रहे हैं। तो नेट फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्सेज नहीं आ पाएंगे, नेट फोर्स में सिर्फ फ्रिक्शन यहाँ पे आ पाएगा। तो एक तो इक्वेशन हो जाएगी F इज इक्वल टू ma, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और A इज इक्वल टू अल्फा आर भी होगा यहाँ पर। एक टॉर्क की इक्वेशन होगी, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्सेज हैं उनका टॉर्क हमने निकाल रखा है, और वो सेंटर ऑफ मास बोलो चाहे कोई पॉइंट बोलो, इनका टॉर्क तो वही रहेगा, क्योंकि फोर्स कपल के टॉर्क्स हैं यहाँ पर ये। तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर इंटू ई, ये क्लॉकवाइज है, और फ्रिक्शन का जो टॉर्क आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ये आर डिस्टेंस, और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रिक्शन का टॉर्क विल बी एंटी क्लॉकवाइज एफ आर, माइनस कर दिया इसको, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो ये एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू A/R हो जाएगी यहाँ पे प्योर रोलिंग के लिए, आर से आर यहाँ पे कैंसिल हो गया, और एक आर यहाँ से ऐसे कैंसिल किया जा सकता है, तो ये m इंटू ए आ गया, और जो m इंटू ए है वो f के बराबर है, तो f के बराबर रख दिया यहाँ पर इसको। इस f को आप उधर लेके चले जाओ, तो 2 लैम्डा आर ई दिस इज इक्वल टू 2f, और यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा आर इंटू ई। तो फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड वाइज इतना होगा और डायरेक्शन वाइज टुवर्ड्स राइट होगा।